तो हेल्थ रिकवरी के लिए कोई उपाय नहीं बताते, लाइक अदर एस्ट्रोलॉजर्स डू? नहीं, देखिए सर, डोनेशंस अगेन जैसे मैंने बोला वो तो हम जो बेसिक होते हैं वो तो बता ही देते हैं, एंड लाइक आई सेड इट्स अ हायर ऑर्डर कॉन्सेप्ट, बट इट इज़ अ रियलिटी कि अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उसका इलाज डॉक्टर ही कर सकता है और तो कोई कर नहीं सकता। तो वी लाइक आई सेड वी कैन वेरी वेल गाइड कि आप एलोपैथी से ठीक होंगे या आयुर्वेदिक से ठीक होंगे या सर्जरी से ठीक होंगे। और इसी के अराउंड करीब 3-4 साल पहले, हाँ 3-4 साल पहले एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था एस्ट्रो आयुर्वेद के नाम से। एस्ट्रो आयुर्वेद, ओके। तो उसमें हमने एग्जैक्टली क्या किया था कि जो पेशेंट्स थे, सबसे पहले तो हमने एक ग्रुप फॉर्म किया था जिसमें आई वाज देयर, 1-2 एलोपैथिक डॉक्टर्स थे और काफ़ी रिनोन डॉक्टर्स थे और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वाह। तो हमने क्या किया कि ये पेशेंट्स की जो एक मेडिकल रिपोर्ट होती है, उस मेडिकल रिपोर्ट को हमने हमारी जो प्रेडिक्टिव प्लान की रिपोर्ट है उसके साथ हमने मैच किया और हमने ऑब्जर्व किया कि जो फ्यूचर इम्प्रूवमेंट हो रही है या फ्यूचर हेल्थ खराब हो रही है, हाउ एक्यूरेट आर रिपोर्ट, प्रेडिक्टिव प्लान रिपोर्ट इज विद द मेडिकल रिपोर्ट। तो देखा कि एक्यूरेसी वाज 85%, 90% के करीब एक्यूरेसी थी उसकी। वेरी गुड। तो काफ़ी पेशेंट्स, हज़ारों पेशेंट्स हमने ऐसे एज अ केस स्टडी लिए और डॉक्टर्स ने भी इनको काफ़ी वैलिडेट किया कि हाँ रिपोर्ट जो है काफ़ी एक्यूरेट है। तो फिर हमने सोचा कि प्रेडिक्शन तो एक जिसे कहते हैं ना रिएक्टिव एक्शन है, रिएक्टिव एक्शन, तो हम इसको एक प्रोएक्टिव एक्शन बना दें, हम इसको एक तरह से उस बीमारी की प्रिवेंशन में क्यों ना काम करें। वाह, वेरी गुड। क्योंकि अगर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर हम हेल्थ फोरकास्ट दे सकते हैं, तो हम उसका इलाज उस प्रॉब्लम का आज से करना शुरू करें, जो प्रॉब्लम 1 साल बाद आनी है या 6 महीने बाद आनी है, ताकि उस टाइम पे वो जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा आपको परेशान ना करे या आए ही ना, बिकॉज यू आर ऑलरेडी टेकिंग दोज मेडिसिन, चाहे आप एलोपैथी ले रहे हैं चाहे आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं। तो हमने इसको प्रिवेंटिव उसमें यूज़ कर लिया, उस जो हमारी वो एक क्या कहते हैं हमारी रिसर्च थी जो करीब 3-4 साल चली उस पर। और आई थिंक हेल्थ में यही एक उपाय है, एकमात्र उपाय है। अगर आप एक बीमार आदमी और पूजा करेगा और जगह जगह जाके दान वान करेगा, तो आई थिंक वो और हेल्थ ख़राब करेंगे, जबकि आई थिंक दिस इज़ द राइट वे टू कंट्रोल योर हेल्थ प्रॉब्लम्स। निपुण जी, दिमाग में एक टेक्निकल सवाल आया है। अच्छा, अगर इजाज़त हो तो मैं पूछूं? सर बिल्कुल, जो मर्जी पूछिए। तो ये बताइए कि ये कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होती हैं जो हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉजिंग होती हैं, जिनकी वजह से हेल्थ ख़राब हो सकती है? या सर एक्चुअली क्या है कि इन प्लैनेट्स में ना डिवीज़न है। अच्छा। और डिवीज़न हमारे आयुर्वेद की डिवीज़न से टोटली लिंक्ड है, अलग लिंक्ड है, ओके, लिंक्ड है। देखिए सर, 3 चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, वात, पित्त, कफ। आपने सुना होगा आयुर्वेद में बोलते हैं कि आपको वात का दोष हो गया है, पित्त का दोष हो गया, कफ का दोष हो गया। तो प्लैनेट्स भी जो डिवाइडेड हैं वो इन 3 तरीके से ही डिवाइडेड हैं जब हम हेल्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं प्राइमरीली। जैसे जब वात का इम्बैलेंस होता है तो इसका मतलब शनि, राहु या केतु प्लैनेट जो हैं वो रनिंग में है या वो किसी तरह से एक आप पे प्रभाव डाल रहे हैं। पित्त के इम्बैलेंस में मंगल और सूर्य को हम कंसिडर करते हैं, और कफ का इम्बैलेंस जो होता है वो जुपिटर, वीनस और मून के कारण होता है। मरकरी जो है वो एक डुअल प्लैनेट है, तो वो अकेले कुछ नहीं करता, इट कनेक्ट्स विद अदर प्लैनेट्स एंड देन द प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम अकर्स। लेकिन अगेन सिर्फ प्लैनेट्स के बेसिस पे ये कहना कि भाई ये बीमारी हो जाएगी वो गलत है। इसमें भी हम एक पर्सनालिटी टाइप को इम्पोर्टेंस देते हैं
मानसिकता को, साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई इस तरह का टेम्परामेंट है और इस तरह के प्लैनेट्स हैं, इन दोनों को जोड़ के तो वाकई ये प्रॉब्लम आएगी तो कितना सस्टेन करेगी, कितना बढ़ेगी, कितना घटेगी। तो इन दोनों को मिला के, पर्सनालिटी और प्लैनेट्स को मिला के, देन वी कंक्लूड कि ये प्रॉब्लम आएगी, कितना रहेगी, कैसे रहेगी। और इवन वात की प्रॉब्लम मैंने बताई है शनि राहु केतु की, ये थोड़ा फिजिकल के साथ मेंटल प्रॉब्लम, मतलब एक साइकोलॉजी प्रॉब्लम भी कॉज कर देते हैं, नेगेटिविटी कॉज कर देते हैं। ओह, जैसे कहते हैं ना साइकोलॉजी में एक नेगेटिविटी आ गई है, सोच में एक नेगेटिविटी आ गई है, तो वो भी ये प्लैनेट्स कॉज करते हैं। देखिए अभी अभी आपने ये शनि राहु और केतु की बात की। एग्जैक्टली। एक्चुअली काफ़ी सुनने में आता है, और अमूमन ये जो आम लोग हैं वो इन प्लैनेट से थोड़ा सा डरा हुआ रहते हैं डरा रहते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा जरूर। बिल्कुल सर। तो ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही कहा आपने सर, बहुत आपकी ऑब्जर्वेशन सही है। मैं तो सुना था ऐसा। नहीं, और मैं भी इन शनि राहु केतु को किंग ऑफ प्लैनेट्स बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ SRK हैं ये। वाह वाह। शनि राहु केतु SRK। तो उसका कारण जैसे मैंने बताया कि एक वात का इम्बैलेंस करते हैं, और वात के इम्बैलेंस में साइकोलॉजी जो पे इफेक्ट करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, इल्यूजन्स, ये सब चीज़ें इन प्लैनेट्स में काफ़ी हो जाती है जब ये रनिंग में होते हैं, लिंक होता है इसका। इसीलिए लोग थोड़ा डरते भी हैं। लेकिन उससे भी एक जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में अगर हम कारण ढूंढें इन प्लैनेट से डरने का, तो एक कारण ये भी है जो एस्ट्रोलॉजी बोलती है, वो बोलती है कि भाई ये कर्म का फल देते हैं। शनि जो है कर्म का फल देते हैं, तो अब जो कर्म का फल देने वाला है लोग डर जाते हैं उससे। तो इसीलिए वो कहते हैं भाई शनि ने कर्म का फल देना है तो पूजा करो, उनकी तेल चढ़ाओ, और अलग अलग चीज़ें हैं जो आप देखते होगे, शनि मंदिर, शनिवार को बहुत कुछ हो रहा होता है। लेकिन सर आप लॉजिकली सोचो कि मैं अगर एक एग्जांपल उठाऊं कि हम जब एग्ज़ाम देते हैं, या बचपन में जब एग्ज़ाम देते थे, तो हम एग्ज़ाम की तैयारी करते थे और फिर एग्ज़ाम देते थे। हम ये नहीं करते थे कि जिसने पेपर चेक करना है हम उसको पहले मनाएं, राइट, और उससे पास हो जाएंगे। वो तो करप्शन हो गई ना सर। राइट। तो सिमिलरली मैं भी मानता हूँ कि अगर मैं ये मानता हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं मानता हूँ, बट अगर मैं ये कहता हूँ और मानता हूँ कि शनि कर्म का फल देने वाला है, तो कोई तो है कर्म का फल देने वाला। अगर शनि है कर्म का फल देने वाला, तो क्यों ना कर्म ही ठीक कर लें। वाह वाह। आप कर्म ठीक कर लें, अपनी, जैसा मैंने बोला है, पर्सनालिटी के हिसाब से काम करें, कॉन्ट्रडिक्ट ना करें अपनी पर्सनालिटी से, दूसरों से प्रभावित होकर। और बाकी पूजा करनी है या उनको खुश करना है, वो तो सेकेंड स्टेप है। दैट कांट बी द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज कर्म ठीक कर लो, बाकी पूजा या जो भी दान करना है दैट इज योर चॉइस। वाह। यानी कर्मण्यवाधि कारस्थे माँ फले शुकदाचना, माँ कर्म फला हेतुर्भूर्मते संगोस्त्व आकर्मणि। बिल्कुल सर, आपने जो श्लोक बोला, आई थिंक उसका यही मीनिंग है कि you have the right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of action. तो यही है कि आप अपना जो आपका कर्म का फल है वो तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, ना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट हाँ कर्म और अपनी ड्यूटीज़ वो ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो। एक बात और बताइए, ये जो भ्रम और डर है वो लोगों के दिमाग में किस तरह डाले जाते हैं ये एस्ट्रोलॉजी के जरिए? बहुत सारे हैं सर, हज़ारों हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। कॉमन यही है कि एक काल सर्प दोष है, गंडमूल है, साढ़े सती है, और मांगलिक दोष है, बहुत लंबी लिस्ट है। और वही है, जैसे मैंने बोला, डर का बिजनेस है। एक डर डाल दो और आदमी लॉजिक तो लगाता ही नहीं है। डरा हुआ आदमी क्या लॉजिक लगाएगा सर? क्योंकि डर जो है ना सर, वो किसी लायक नहीं छोड़ता, किसी लायक नहीं छोड़ता आदमी को। yes. और इवेंचुअली आई थिंक फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। वाह वाह वाह। यानी
डर के नाम अनेक और निडर का काम एक। तो भाई ये तो अच्छी खबर है कि जो लोग इन चीज़ों से डर के बैठे रहते हैं वो अपनी लाइफ को एक बार प्रिडिक्ट टू प्लान की नज़र से देखें तो क्या पता एक नई दिशा मिल जाए। खैर, तो निपुण भाई, मैंने आई थिंक आपसे काफ़ी सवाल पूछ लिए हैं, आप शायद थक गए होंगे। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत एक अहम सवाल है जो इस वक्त दिमाग में आता है, वो ये है कि अगर हम किस्मत या डेस्टिनी एक लाइन में समझना चाहें, एक लाइन में, कि किस्मत क्या है, डेस्टिनी क्या है, तो व्हाट इज इट? यानी कि व्हाट इज डेस्टिनी, ये किस्मत क्या है? सर, डेस्टिनी या किस्मत, कुछ भी कह लीजिए, अकॉर्डिंग टू मी ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, योर कर्मा एंड टाइमिंग। अब इन तीनों का अगर तालमेल ठीक बैठ जाता है तो एक गुड लक वाली स्थिति आ जाती है। ओके। और अगर तालमेल ही ठीक नहीं है, आपकी अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, आपके कर्म और आपकी टाइमिंग, तो फिर बैड लक वाली स्थिति आ जाती है। तो आई थिंक इससे छोटी डेफिनेशन डेस्टिनी की नहीं हो सकती। अच्छा, तो हमारे यहाँ देखा जाए तो दो तरह की सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई किस्मत या डेस्टिनी ही सब कुछ है, और कुछ कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। ठीक है ना? तो यह बताइए, आपके दोनों में से कौन सी सोच आपके हिसाब से सही है? सर, मेरे हिसाब से दोनों सही भी हैं और गलत भी हैं। तो देखिए, ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर हुआ। नहीं सर, देखो, डिप्लोमेटिक नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे अब मैं जो बात पहले भी कही है कि हर इंसान एक एनर्जी लेके पैदा होता है, और जो हम एनालाइज करते हैं हमारी प्रेडिक्ट टू प्लान की जो फर्स्ट स्टेप प्रोसेस मैंने बताई आपको, तो उसमें उस एनर्जी के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब ये तो उस इंसान की चॉइस है, उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करना है या नेगेटिवली चैनलाइज करना है। करेक्ट। ऑफ कोर्स, एज अ गाइड, एज अ लाइफ कोच, मैं तो बताता ही हूँ कि दिस इज अ पॉजिटिव चैनलाइजेशन, बट सबके पास दो चॉइस होती है। ऑलराइट। भाई किस तरह उसको अपना कंडक्ट रखना है, किस तरह स्ट्रेंथ्स को यूज़ करना है। तो अगर पॉजिटिव चैनलाइजेशन हो गई उसकी, तो इट इज़ गुड। नेगेटिव हो गई तो इट इज़ बैड फॉर दैट पर्सन। सिमिलरली, जब हम प्लैनेट्स की बात करें, तो जब प्लैनेट्स को हम एक तो लॉजिकल वे में देखते हैं, जैसा मैंने पहले भी बात करी कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से परे एक बिल्कुल एज एस्ट्रोनॉमी कैलकुलेशन लगा के उसको कंसिडर करें, तो वो भी एक इंडिकेशन देता है कि दिस इज़ व्हाट योर लाइफ मैप इज़, दिस इज़ हाउ योर जर्नी शुड बी, दिस इज़ हाउ योर लाइफ स्टाइल शुड बी, इस तरह होना चाहिए। और अगर उसको हम एक वर्ड में कंक्लूड करें तो वो पर्पस ऑफ लाइफ भी हम कह सकते हैं, जो प्लैनेट्स हमें बताते हैं कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। पर्पस ऑफ लाइफ। तो अब ये भी आपकी चॉइस है कि आप उसको फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। चॉइस तो है आपके पास, आपको अपनी लाइफ को तराशना है कि नहीं तराशना। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो आपने दो सोच बताई कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है या किस्मत लेके पैदा होता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग तो गलत हैं, लेकिन अगर एक साथ जोड़ दो तो सही है, क्योंकि दो चॉइसेस हैं, चॉइस मिली है। अगर आपने अवेल किया, अगर उस पर मेहनत करी, तो आप ये कह सकते हैं आपने किस्मत बनाई। यू हैव क्राफ्टेड योर डेस्टिनी। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया आपने निपुण साहब, सही जवाब दिया आपने। दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि जैसा मैंने सुना है आप तकरीबन 10 साल कॉरपोरेट जॉब में रह चुके हैं, राइट? बिल्कुल। और कंपनीज की जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है उसके साथ काम कर चुके हैं, ठीक है ना? अब ये बताइए कि उनका क्या नज़रिया है प्रिडिक्ट टू प्लान को लेकर?
देखिए सर, मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा। ओके। ये जो MNC कल्चर, मैंने प्राइमरीली मल्टीनेशनल्स में काम किया है, IT में, बैंकिंग में। तो MNC कल्चर जो हमारे देश में, इंडिया में आया, वो 90s में आया है हमारे यहाँ पे। और सच बताऊँ तो जो प्लानिंग का महत्व है, मैं वहीं से सीखा। क्योंकि एक इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में प्लानिंग का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें फेलियर का स्कोप ना के बराबर हो जाता है। तो मैंने जब उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट किया कि अगर लाइफ में प्लानिंग होती है तो लाइफ में भी फेलियर का स्कोप कम हो जाता है। तो मेरी वहीं से ये लर्निंग है। लेकिन अभी भी इन कॉर्पोरेट्स में, MNCs में, इनके पास ऐसी कोई मेथडोलॉजी नहीं है जिसमें ये जो कैंडिडेट है या एक ह्यूमन रिसोर्स है, उसके एप्टीट्यूड को और उसके एटीट्यूड को अलग अलग मेजर करें, और वो भी बिफोर हायरिंग, बिफोर हायरिंग, बिफोर रिक्रूटमेंट। अच्छा। क्योंकि प्राइमरीली रिक्रूटमेंट होती है एक रिज्यूमे के बेस पे, या एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाता है। तो उस इंटरव्यू में एप्टीट्यूड मेजर हो जाता है, एटीट्यूड मेजर नहीं होता। साइकोमेट्री टेस्ट लिए जाते हैं, बहुत तरह के हैं, बट वो भी कोई श्योरिटी नहीं देते कि ये रिसोर्स कितना ग्रो करेगा, कैसा एटीट्यूड बनाए रखेगा, बिकॉज साइकोलॉजी सिचुएशनल होती है। अब किसी बड़े सक्सेस या फेलियर के इवेंट में कई बार देखा गया है कि साइकोलॉजी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो प्रॉब्लम यही है कि जितनी ह्यूमन एनालिसिस थ्योरीज हैं, ये सारी वेस्टर्न बेस्ड है। राइट। क्योंकि अगर एक ह्यूमन एनालिसिस डेट ऑफ बर्थ और प्लैनेट से करानी होगी तो उसके लिए US या यूरोप में बैठे किसी फॉरेनर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। राइट। बट लीडरशिप जो है, या कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स जो हैं, चाहे वो CEOs हों, चाहे बड़े लेवल पे हों, वो इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी प्रेफर करते हैं। बट लाइक आई सेड, फॉर्मलाइज करने के लिए, उसको अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक फॉरेन डिपेंडेंसी है। और दूसरी चीज़ है कि इंडिया में अभी भी ना, खासकर जो आपने जो मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा था इमेज का, और आप दिखते नहीं हैं, तो इंडिया में अभी भी एक जो इमेज है वो वही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डराते हैं और रिलीजन को बेस बनाकर इस साइंस को आगे ले जाते हैं कि पहले तो एक बाबा वाली इमेज वालों ने इस पर कॉपीराइट बना लिया है, और उसके बाद कुछ ऐसी भी ब्रीड है जो ये कहती है भाई किस्मत पलट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो उस वजह से अब मेरे जैसा कोई आदमी जब कोई लॉजिकल बात करता है और इवन प्रमाण भी दे देता है उन्हीं कॉरपोरेट के लीडर्स को और उन सीनियर मैनेजमेंट को, तो वो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि भाई कहीं ये वो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी वाली बात तो नहीं कर रहे, तो एक्सेप्टेंस रुक जाती है। तो ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। बट फिर भी आई एम होपफुल कि जिस तरह अभी आप देखो तो काफ़ी हमारी जो वैदिक साइंसेज हैं वो MNCs अडेप्ट कर रहे हैं, और अडेप्ट इंडिया से पहले इंडिया से बाहर अडेप्ट हो रही है। अच्छा। जैसे कि आई एम श्योर हम सभी जानते हैं ये इंटरनेशनल योगा डे आया, और इवन काफ़ी सालों से स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कंपनीज में मेडिटेशन कराई जाती है। यस। कि भाई आप 12 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और उसके लिए आप एक ही उसका उपाय है मेडिटेशन। तो अब ये जो एंशिएंट वैदिक साइंसेस धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो आई एम श्योर कि प्रेडिक्ट टू प्लान की भी एक्सेप्टेंस थोड़ी उस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बढ़ जाएगी, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में वो तो फॉलो करते हैं इस चीज़ को। तो अभी तक इसका ये स्टेटस है। वेरी गुड। तो आपने अभी तक कॉरपोरेट्स और MNCs में इसका उपयोग किया है, राइट? बोथ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर। यस। ठीक ना? तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। इंडिविजुअल लेवल पे तो आप ये कह लीजिए कि जो जूनियर मोस्ट एसोसिएट होता है किसी कंपनी में, वहाँ से लेकर CEO तक जो कि टॉप लेवल पे होता है,
वो बिल्कुल कंसल्ट करते हैं, बहुत इसको मतलब मानते भी हैं, काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं, फॉलो भी करते हैं, क्योंकि हेल्पफुल रहता है करियर प्लानिंग के लिए, करियर प्रेडिक्टिव हो जाता है, तो एक मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है। इवन कुछ साल काम करने के बाद अगर ये बता दिया जाए कि यार आप तो उस करियर के लिए ज़्यादा आप सूटेबल हो, तो वो फिर करियर स्विच करने में, इवन कुछ लोग जॉब को छोड़ के बिजनेस करते हैं, वो उसके लिए भी एक जो होता है ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई यू आर मेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, देन यू कैन गो फॉर इट। तो ऑर्गेनाइजेशनल, तो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे बात हुई। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सर मैंने 2010 में एक प्रोग्राम डेवलप किया था, उसका नाम था ह्यूमन स्वॉट। ह्यूमन स्वॉट, SWOT। तो स्वॉट बेसिकली सर ये एक मैनेजमेंट टर्म है। क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी या एक कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है, ये अपने कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से और अपने प्रोडक्ट का, दोनों को एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, वो उसका एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। स्वॉट। तो इसमें एक ये अभी तक जो स्वॉट एनालिसिस करी गई है, ये या तो प्रोडक्ट्स की करी गई है या कंपनीज की करी गई है, जिसमें एक प्रोडक्ट का, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट निकाला जाता है। सिमिलरली मैंने इसी स्वॉट कॉन्सेप्ट को ह्यूमन से जोड़ा कि अगर एक जो ह्यूमन है, एक इंसान है जो कि कंपनी में रिक्रूट होना है या हो गया है, उसका एक स्वॉट एनालिसिस कि इस इंसान की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं। और इसका अगर मैं एप्लीकेशन आपको बताऊं, इसकी एप्लीकेशन हमने इतनी अच्छी करी थी कि बिफोर द कैंडिडेट हैज़ कम फॉर द इंटरव्यू, उससे पहले ही हम इंटरव्यूअर को उसकी स्वॉट एनालिसिस शेयर कर देते थे कि ये जो कैंडिडेट आपसे अभी इंटरव्यू में आने वाला है, उसकी ये फला फला स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेस है,